चलिए हम लोग अब पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। जनन। जनन से पहले हम लोग एक सब जानते हैं, जीवन अवधि या लाइफ स्पान क्या होता है। लाइफ स्पान ये होता है किसी भी जीव, चाहे छोटा सा जीव हो चाहे विकसित मानव हो, उनका जन्म होना, उनका डेवलप विकास होना और फिर उनकी मृत्यु हो जाना। मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि जो होती है इसे जीवन अवधि कहते हैं। और अगर इसकी बात हम लोग करें, जन्म से मृत्यु की बात करें, तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कभी भी जीव का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जीव मरने से पहले अपने समान संरचना उत्पन्न कर देता है या अपने समान जीव बना लेता है। यही संरचना बनाना या अपने समान जीव का निर्माण कर लेना जनन कहलाता है। अब ये पौधों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, छोटे जीव में भी होता है, बड़े जीव में भी होता है। तो इसकी परिभाषा यही बनती है कि जीवधारियों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अब जनन तो हमें क्लियर हो गया। अब इसकी विधि कितनी होती है? जनन की दो विधि होती है, एक अलैंगिक विधि होती है, एक लैंगिक विधि होती है। जो अलैंगिक विधि होती है इसमें एक ही जीव भाग लेता है और उसके सबसे सामान्य विधि होती है। और इसमें जनक से बनने वाला जो जीव होता है, जो उसकी संतान होती है, हूबहू होती है, आनुवंशिक रूप से समान भी होती है और उसके संरचना भी समान होती है। इसके लक्षण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः इसका नाम आता है एकल जीव जनन। ये अल्टरनेट नाम है जो पूछा जाता है, एकल जीव जनन किसे कहते हैं। अब इसको हम लोग इसके प्रकार देखें कि अलैंगिक कितने प्रकार होते हैं। तो अलैंगिक प्रकार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये 5-6 प्रकार का होता है। पहला है द्विविभाजन, बाइनरी फिशन, दूसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है कलिका और पांचवा है खंडी भ्रूण और लास्ट है पुनरुत्थ भ्रूण। आज हम लोग बात करते हैं द्विविभाजन की। द्वि मतलब दो होता है, विभाजन मतलब इसमें जीव का शरीर जब वयस्क हो जाता है, वयस्क होने के पश्चात लंबाई में वृद्धि करता है और वृद्धि करने के बाद मध्य या किसी भाग से अपने में संकुचन करता है। संकुचन करने के बाद इनका केंद्रक द्विगुणित अवस्था में होकर के फिर बट जाता है। बटने के बाद स्वतंत्र दो जीव बन जाते हैं। इस प्रकार एक जीव से दो जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें उदाहरण है पैरामीशियम है, अमीबा है, युगलिना। अब हम लोग स्क्रीन पर देखें तो हम अमीबा को दिखा रहे हैं, अमीबा की संरचना दिखा रहे हैं आपको। और इसमें स्क्रीन पर अमीबा देख रहे हैं, संकुचन के पश्चात केंद्रक दो भागों में बढ़कर दो अमीबा बन गया है। यही कारण है कि इस कुल के सदस्य अमर होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग 6 प्रकार बताए थे आपको। इसमें से पहला हो गया था द्विविभाजन। इसके बाद दूसरा आता है बीजाणु जनन। ये अच्छी विधि है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें जीव की परिपक्व कोशिकाएं कुछ समय पश्चात पतली भित्ति के वाली गोल छोटी छोटी संरचना बना लेती हैं, जो चल अथवा अचल होती हैं, जिनको स्पोर या बीजाणु कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति आने पर नए जीव का निर्माण कर लेती हैं। और जीवद्रक, जो बीजाणु होता है जीवद्रक का ही भाग होता है। इसमें शैवाल और कवक आते हैं। दूसरा है मुकुलन। मुकुलन का उदाहरण है ईस्ट। ईस्ट हम लोग जानते हैं एक कोशिकीय कवक होता है। इसमें इनके शरीर के बाह्य भाग में अतिवृद्धि होती है, जो अतिवृद्धि को मुकुल कहलाती है। वही मुकुल मातृ कोशिका से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण कर लेती है, नए ईस्ट का निर्माण कर लेती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। और चौथा है कलिका। कलिका विकसित पौधे में होता है, जिसे फ्यूनेरिया पौधा है। इसमें तने या पत्ते के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय संरचना बनती है हरे रंग की, और उसी संरचना को हम कलिका कहते हैं, जो नए पौधे का निर्माण कर लेती है। और पांचवा है खंडी भवन। खंडी भवन उसे कहते हैं इसमें जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से वयस्क जीव बन जाते हैं। ध्यान रहे, खंडी भवन और दो विभाजन में अंतर है। दो विभाजन में इसमें संकुचन होता है, केंद्रक बढ़ता है और तब 1 से 2 जीव बनते हैं। और खंडी भवन में जितने भी खंड होते हैं सब में, जैसे यूलोथिस और स्पायरोगारा। आपको स्पायरोगारा की संरचना बताएं, ये फीते के समान होता है। इसमें कोशिकाएं टूटती हैं, बन जाते हैं। और लास्ट है पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन को रीजनरेशन कहते हैं। और इसमें जीव के छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। यदि उसमें केंद्रक का अंश हो तो उससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अमीबा है, तारा मछली है। आपको देखिए, आपका स्किन कहीं भाग कट जाए तो स्किन फिर से बन जाती है। तो स्किन का फिर से बनना आपके शरीर में पुनरुत्थ
पुनरुद्भवन की क्षमता कहलाती है। लेकिन सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता जिसमें होती है वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है, तो उसका आंसर है प्लेनेरिया। और आपको प्लेनेरिया नहीं भूलना है, ये अलैंगिक जनन की विधि है। अब इसके बाद बात आती है पौधों में अलैंगिक जनन की। अब जैसे पौधों में अलैंगिक, जैसे जंतुओं में होता है ऐसे पौधों में होता है, लेकिन इसका एक अल्टरनेट नेम है, इसका नाम है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें पौधे का पुष्पी भाग छोड़ दीजिए, जड़ तना पत्ती वाले भाग से नए पौधे बनते हैं, और ये पौधे जो बनते हैं मातृ पौधे के समान होते हैं, आनुवंशिक रूप से होते हैं। ये आपको अलैंगिक का लक्षण भी बताया गया है। तो इसमें जड़ द्वारा होता है, तना द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम तना द्वारा जानते हैं। तो तने द्वारा ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम द्वारा होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो इसकी दो प्रकार हो गया, एक कृत्रिम कायिक जनन, एक प्राकृतिक कायिक जनन। तो प्राकृतिक जो होता है प्रकृति में स्वतः होते हैं। उच्च श्रेणी पौधों में चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, वो उसका भाग टूट करके या दूसरे भाग में परिवर्तित होकर के नए पौधे बना लेते हैं। और इसके बाद जो कृत्रिम होता है, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं तना द्वारा। और तने में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि तने के बाद जान ले तना तीन प्रकार का होता है। एक तना ऐसा होता है जमीन के भीतर होता है, उसको भूमिगत कहते हैं। एक तना ऐसा होता है जिसका कुछ भाग जमीन के भीतर होता है और कुछ भाग जमीन के ऊपर होता है, उसको अर्धवायवीय कहते हैं, सब एरियल कहते हैं। और एक ऐसा होता है जो एरियल होता है, जो आप लोग देखते रहते हैं। तो भूमिगत की बात करें, इसमें कंद है, प्रकंद है, घनकंद है और सलकंद है। कंद में आलू आता है, प्रकंद में हल्दी और अदरक आती है, घनकंद में अरवी और जिमीकंद केसर आते हैं, और सलकंद में प्याज और लहसुन आते हैं। ये 11th में था, आप डिटेल से पढ़े हुए हैं तो आप इसको जानते रहे। आलू का जो शीर्ष भाग होता है वो मिट्टी में धस करके भोज्य संचय करके कंद बना लेता है। ऐसे ही प्रकंद में क्षैतिज, घनकंद में ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है, और सलकंद में प्याज और लहसुन आप देख ही रहे हैं। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यह क्रिया प्रकृति में स्वतः होती है। प्राकृतिक और कृत्रिम दो शब्द ऐसे होते हैं, जहाँ कृत्रिम बायोलॉजी में आएगा वह मानव निर्मित होगा, और जहाँ प्राकृतिक होगा वह स्वतः होगा। तो यह क्रिया आप जान लीजिए स्वतः होती है। इसमें पौधे का कोई भी अंग, चाहे जड़ हो या तना हो, पत्ती हो, अथवा उसका कोई भी रूपांतरित भाग मातृ पौधे से अलग होता है और नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तो इस विधि को कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। तो इसमें हम लोग तना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तना तीन प्रकार का होता है, एक भूमिगत तना होता है, अंडरग्राउंड स्टेम, एक होता है सब एरियल स्टेम, और एक होता है एरियल स्टेम। अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। भूमिगत तना चार प्रकार के होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। तो सबसे पहले हम भूमिगत को देख रहे हैं। कंद में आलू होता है, प्रकंद में हल्दी और अदरक होते हैं, घनकंद में अरवी, जिमीकंद और केसर होते हैं, सलकंद में प्याज और लहसुन होता है। तो आलू की बात करते हैं तो कंद में तना नीचे तरफ वृद्धि करता है और उसका शीर्ष भाग भोज्य पदार्थ को संचित करके मांसल हो जाता है। और घनकंद, प्रकंद दोनों एक ही प्रकार के तने होते हैं, लेकिन इनकी जो जमीन की भीतर वृद्धि होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। प्रकंद में जमीन के भीतर तना क्षैतिज वृद्धि करता है, और घनकंद में जमीन के भीतर तना ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल वृद्धि करता है। इन दोनों तने जो होते हैं जमीन के भीतर होते हैं और सल्क पत्रों द्वारा ढके हुए होते हैं। उनके ऊपर अपस्थानिक जड़ें होती हैं, और निश्चित समय पर जब इनको अंकुरण करने का समय होता है या इनकी अवधि होती है, तब इनके सल्क पत्र को तोड़ करके पत्र प्रकलिकाएं बाहर आती हैं, अंकुरण होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और सलकंद में प्याज और लहसुन होते हैं। प्याज लहसुन दोनों की संरचना हम लोग देखें तो सबसे नीचे संकुचन जड़ें होती हैं, बीच में एक ठोस आकार की डिस्क के आकार की तना होता है जो ठोस आकार का होता है। उसके ऊपर जितना मांसल भाग होता है सब तने का भाग हो, तने और पत्ती का भाग होता है। उसका तना भाग जो ठोस भाग से जुड़ा हुआ होता है वही भोज पर संचय करता है, मांसल हो जाता है, जो सल्क कंद कहलाता है। अर्धवायवीय तना, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अर्धवायवीय तना इसमें चार आगे बढ़ेंगे, ये बता दें आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब इसके आगे पढ़ेंगे अर्धवायवीय तना।
आज हम लोग देखते हैं कृत्रिम काई जन्य का दूसरा प्रकार, दाब लगाना। पहला था कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना। दाब लगाना यह एक ऐसी विधि है, इसमें पौधे को काटा नहीं जाता है। इसमें पौधे की शाखा को चयन करते हैं जो जमीन की सतह पर के पास होता है, उसे झुकाकर मिट्टी में दबा दिया जाता है और फिर उस जहां पर मिट्टी से दबाते हैं उस वाले भाग से नीचे अस्थायी जड़ें निकलती हैं और फिर उसको मूल शाखा से काट करके अन्य जमीन में लगा दिया जाता है। अब इसकी भी निम्न विधियां होती है दाब लगाने की। पहला है माउंट लेयरिंग या शाखा दाब कलम। इसमें इस विधि में किसी भाग को मिट्टी में दबाया जाता है और शीर्ष भाग को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। और दूसरा है शीर्ष दाब कलम। शीर्ष दाब कलम में शाखा के शीर्ष भाग को मिट्टी में दबा दिया जाता है। इसमें देखिए जो दाब होता है, दाब को मिट्टी में दबाने को ही दाब लगाना कहते हैं, लेकिन इसमें जब माउंट लेयरिंग होती है इसका शीर्ष भाग छोड़ दिया जाता है और किसी उसके मध्य में किसी भाग में मिट्टी से दबाते हैं और जहां दबाते हैं कुछ समय के अंतराल के बाद वहां जड़ें निकल आती हैं और फिर उसके ठीक तने की तरफ के थोड़ी दूरी पर काट देते हैं और पौधा आगे से वृद्धि विकास करने लगता है। जब वृद्धि विकास करने लगता है तो उसको अगर मिट्टी सहित खोद करके या निकाल करके जमीन में अन्यत्र लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। यह भी काई जनन है। इसमें हूबहू पौधे मत पौधे के समान बनते हैं, आनुवंशिक गुण वही होते हैं और उसका जो उत्पादन होता है वो भी वही होता है। और जो शीर्ष दाब कलम होता है इसमें शीर्ष भाग ही दबा देते हैं। जब शीर्ष भाग दबा देते हैं तो उसमें शीर्ष भाग कुछ समय अंतराल बाद वहां से अंकुरण निकलता है। जैसे लगता है कोई नया पौधा निकल रहा है या जैसे कोई बीज से पौधे बनते हैं वैसे कुछ समय बाद बनते हैं। तो फिर उसको मूल शाखा से काट दिया जाता है। मूल शाखा से काटने के बाद फिर उसको कुछ समय तक वृद्धि विकास करने के बाद उसको मिट्टी से निकालकर जमीन में अन्य जमीन पर लगा देते हैं। इसमें कम समय लगता है, जल्दी उत्पादन होते हैं और जल्दी पौधे फल देने लगते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सर्पिल दाब कलम। सर्पिल दाब कलम इस शाखा को झुका करके निश्चित अंतराल पर, जैसे आप किसी लकड़ी को दबा दीजिए, उसको निश्चित 1-1 मीटर पर उसको जगह जगह मिट्टी से दबाइए, उसे कहते हैं सर्पिल दाब कलम। निश्चित अंतराल पर कई स्थान मिट्टी से सर्पिल दाब कलम आपको बता रहे थे कि इसको जैसे किसी लकड़ी या किसी लाठी को मिट्टी के जमीन में समांतर रख क्षैतिज रख करके उसको स्थान स्थान पर 1-1 मीटर या 1 सेंटीमीटर में मिट्टी रखते चले जाइए। ठीक उस शाखा को मिट्टी में समांतर दबा दिया जाता है और उसको स्थान स्थान पर मिट्टी रखते हैं। जितने स्थान पर मिट्टी रखते हैं उतने वाले भाग में जड़ें निकलती हैं और फिर उसको बीज भाग से काट देते हैं। तो जितने मिट्टी होते हैं उसको मूल शाखा के बाद से उतने पौधे बन जाते हैं। उसको कहते हैं सर्पिल दाब कलम। एक है सतत दाब कलम, चौथा है सतत दाब कलम होता है। इसमें शाखा को झुकाते हैं और मिट्टी में दबा दिया जाता है, केवल शीर्ष भाग छोड़ देते हैं। अब मिट्टी में दबाने शीर्ष भाग, ये देखिए जो शीर्ष दाब कलम है उसी वो माउंट लेयरिंग जो होती है ठीक उसी का प्रकार है, लेकिन उसमें झुकाकर किसी एक भाग मिट्टी रखते हैं। इसमें मिट्टी जो तना दबाया हुआ होता है उस पर पूरे लंबाई में बहुत दूर तक रख देते हैं, इसलिए इसका नाम सतत हो गया है, कंटिन्यूअस हो गया है। क्योंकि पहला वाला और चौथा वाला एक ही प्रकार का है, केवल उसमें अंतर यह है कि उसमें किसी एक भाग पर मिट्टी रखते हैं और यहाँ पर दबे हुए शीर्ष भाग को छोड़ करके सारे भाग पर मिट्टी रख देते हैं और जहां जहां से अंकुर होता है वहां पौधे को बना लेते हैं। और पांचवा है गूटी लगाना। यह एक लेयरिंग है, इसको गूटी लगाना कहते हैं। इसमें यह एक ऐसी विधि है, इसमें हम शाखा का चयन करते हैं जो वायवी शाखा होती है और ऐसी शाखा चयन करते हैं जो 2 शाखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अब ये समांतर शाखाएं में हम जो चयन करते हैं, नीचे वाले शाखा में हम किसी भाग में ब्लेड या आरी से या कैंची से काट देते हैं। काटने के बाद उस पर कुछ कपड़ा लगा करके उसको भिगो करके बांध देते हैं, बोरा या कुछ टाट या उसमें उर्वरक खाद और डाल करके उसको बांध देते हैं। और ठीक उसके ऊपरी शाखा पर एक पानी से भरा पात्र, उस पानी से भरे पात्र में छेद करके नीचे उसको रख देते हैं और वहां से निरंतर पानी उस पर गिरता रहता है। इसी कहते हैं गूटी। वो पानी जब गिरता रहता है तो उसको नमी की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे कुछ समय बाद देखेंगे कि उसमें से उस बंधे हुए भाग से
जड़ें निकल आती हैं। और जब जड़ें निकल आती हैं उसमें पानी गिरता रहता है। समय समय पर हम बूटी पेड़ पर चढ़ करके उस पात्र में पानी डालते रहते हैं। और फिर पानी जब उसमें पूरी जड़ें निकल आती हैं तो उसको मातृ पौधे से अलग करते हैं और उसको मिट्टी से लगे जो कपड़े से बांधा गया है उसको सीधे ले किसी अन्य जमीन पर लगा देते हैं। इसे कहते हैं गूटी चयन। इसमें देखिए, इसमें 2 समांतर वायु शाखा का चयन करते हैं, जिसमें निचली शाखा पर एक स्थान पर गर्डिल बना करके नम मिट्टी द्वारा सूती कपड़ा या टाट से लपेट देते हैं। ठीक उसके ऊपर वाली शाखा में एक घड़े को लटका देते हैं। उसके नीचे छेद कर दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद जमीन पर गर्डिल स्थान पर अपस्थानी जड़ निकल आती हैं। इसी विधि को गूटिंग कहते हैं। निषेचन आप लोग पढ़े थे। युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। जिससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और ये जाइगोट क्या होता है, द्विगुणित होते हैं। निषेचन 2 प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जो आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है जब निषेचन क्रिया जीव शरीर के भीतर हो। नाम से ही सब स्पष्ट है। आंतरिक निषेचन क्या है, जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के भीतर हो। और बाह्य निषेचन क्या है, जब निषेचन जीव शरीर के बाहर हो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक में देखिए सरीसृप आते हैं, पक्षी आते हैं, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, अधिकांश पौधे आते हैं। बाह्य निषेचन में शैवाल, मछलियाँ, उभयचर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अनिषेचक जनन, जहाँ पर निषेचन की क्रिया न हो उसे अनिषेचक जनक कहते हैं। जैसे कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलन न हो, जाइगोट का निर्माण न हो, जाइगोट निर्माण हो पर नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन न हो, उसे अनिषेचक जनन कहते हैं। कभी कभी मधुमक्खी, छिपकली, रोटी फर्श और टर्की पक्षियों में मादा युग्मक बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसे अनिषेचक जनन कहते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे तीसरी हेडिंग क्या है, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं जो इसके अंतर्गत वे सभी घटनाएं आती हैं जिसमें जाइगोट से लेकर नए जीव का निर्माण होता है। निषेचन पश्च घटनाएं मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से पहले जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे सब कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, जाइगोट का निर्माण, दूसरा क्या है, भ्रूणी विकास। जाइगोट 2 अगुणित नर और मादा के संलयन से बनता है। आप लोग पढ़े थे निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं, उससे क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट क्या होता है, अगुणित होते हैं। ये नर और मादा के संलयन से बनता है। बाह्य निषेचन वाले जीव जाइगोट प्रायः शरीर के बाहर जल में बनाते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन में जीव के शरीर के भीतर बनता है। जाइगोट जीव की प्रथम कोशिका है और द्विगुणित होती है। आगे आप लोग पढ़ेंगे दूसरा इसमें क्या है, भ्रूणी विकास। भ्रूणी विकास देखिए इसके अंतर्गत जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। इस दौरान समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, कोशिका विभेदक ऊतक अंगतंत्र है। और समसूत्री विभाजन से फलस्वरूप क्या होता है, कोशिका विभेदक ऊतक अंगतंत्र और जीव के बाद शरीर का निर्माण होता है। आप लोगों को बताया गया समसूत्री विभाजन क्या होता है। 100 बीज बनाने के लिए 1 से 25 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और 2 से बीज बनाने के लिए 2 से 50 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे ओविपोरस, अंडक प्रजक। वे जीव जो निषेचन के पश्चात जाइगोट का विकास शरीर के बाहर करते हैं तथा अंड प्रजक कहलाते हैं और निश्चित स्थान पर वे अंडे देते हैं। कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जैसे तना और जड़ में होते हैं वैसे पत्ती में भी कायिक प्रवर्धन होता है, लेकिन पत्तियों में स्पेशली केस होती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको छूटा हुआ डाउट था, जैसे नोड को आपको समझने के लिए जान लीजिए। जैसे आपको सबसे अच्छा बढ़िया एग्जाम्पल नोड में दिखाई देता है बांस में जहाँ जहाँ पोर होता है उस पोर को नोड कहते हैं। वैसे दूब घास में अगर ऊपर से पत्ती का आवरण हटाएंगे तो जहाँ नोड होगा उसे नोड कहते हैं, और दोनों नोड के बीच में जो भाग होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। हिंदी में पर्व कहते हैं, पर्व संधि कहते हैं। और दूसरा पूछा गया था, आप लोग पूछे थे कि तना, अंगूर का तना कौन सा है। तो अंगूर का तना जो होता है वो प्रतान होता है, जो उसमें बल्लरी होती है, स्प्रिंग के आकर मुड़ी हुई भाग होती है वो तना होता है। और नागफनी में जो तना होता है वो पत्ती के समान जो संरचना होती है वो तना होता है, उसमें जो कांटे होते हैं पत्ती होती है। उसको फिलोक्लेट कहते हैं, उसको स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं पत्तियों द्वारा में
तो इसमें प्रकृति में एक पत्ती होती है, अजूबा पौधा है, उसका नाम है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया पौधे को पत्तियों के किनारे से अनुपर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। और दूसरा है, आगे आप पढ़ेंगे, पत्र प्रकलिका। अजूबा एक बढ़िया सा पौधा होता है, पत्तियां होती हैं और उसके पत्ती के शीर्ष वाले भाग में, जहाँ से किनारा होता है वहाँ वाले भाग में अनुप्रस्थ कलिकाएं निकलती है, उसी से अपस्थानिक जड़ें होती हैं, उसके ऊपर से तने का निर्माण हो जाता है, जो पत्ती से अटैच होकर के हट करके नए पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये इस तरह से पत्तियों द्वारा इसमें अजूबा स्पेशल रूप से आपको याद करना है कि अजूबा क्या होता है। अजूबा पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन अजूबा द्वारा होता है। आगे एक और कायिक प्रवर्धन है प्रकलिका। प्रकलिका को अंग्रेजी में बल्बिल कहते हैं। और प्रकलिका होती क्या है, ये पुष्पों के निचले भाग में एक बहुकोशिकीय संरचना होती है, जो संरचना को हम प्रकलिका कहते हैं। ये प्रकलिका अपस्थानिक कलिका बनाती हैं, जिससे नए पौधे का जन्म होता है। और देखिए अपस्थानिक क्या होता है, अपस्थानिक जहाँ भी शब्द आएगा वो मूल रचना से के अलावा उनके मर जाने के बाद या उनके नष्ट होने के बाद उसी स्थान से दूसरी चीज निकलने को अपस्थानिक कहते हैं। तो जहाँ कलिकाएं निकलती हैं, प्रकलिकाएं होती हैं, वहां से अपस्थानिक कलिका निकलती है, उससे नए पौधे का जन्म होता है, उसे प्रकलिका। इसमें पत्ती या कंदील भाग भी प्रकलिका का निर्माण कर सकती है, जैसे प्याज में पुष्परम के नीचे, डायोसेरिया और लीनियम में पत्ती के अक्ष से, खट्टी बूटी में कंदील द्वारा प्रकलिका का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे का बन जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब हमने आपको पहले बताया था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन वह प्रवर्धन होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। इसमें भी जैसे प्रकृति में जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, उसी तरह से मानव अपनी इच्छा के अनुसार नए पौधे को अपने लाभ के लिए या अपने वांछित पौधे को अधिक से अधिक उत्पादन के लिए नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसे कहते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार के प्रवर्धन द्वारा आनुवंशिक रूप से समान पौधे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम क्लोन या पुंजक कहते हैं। ये पहले बताया गया है। इसकी भी निम्नलिखित विधियां हैं। जैसे पहला है कटिंग। कटिंग को हम कलम लगाना कहते हैं। सबसे आसान विधि ये है, इसमें हम वांछित पौधे ले लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। प्रत्येक टुकड़े को हम कलम या सेक्शन कहते हैं। इस सेक्शन या कलम को कोई एक विशेषता होनी चाहिए कि इसमें कक्षस्थ कलिका उपस्थित होनी चाहिए। कलम काटते वक्त ध्यान यही देना है, कक्षस्थ कलिकाएं होनी चाहिए। अब उस कलम से को हम फिर से रोपित करते हैं जमीन में और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं कलम लगाना। अब इस कलम को सामान्य मृदा में आधे या आधे से अधिक भाग को गाड़ दिया जाता है। बाद में उससे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और नए प्रारों का निर्माण हो जाता है। जैसे अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, गुड़हल है, बोगनविलिया है। ये खास करके उन पौधों में कारगर होती है जिसमें बीज नहीं बनते हैं अथवा बीज जो बनते हैं उसमें अंकुरण क्षमता नहीं होती है। ऐसे पौधों के लिए यह बहुत कारगर होता है। ऐसा कलम दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, वुड मतलब लकड़ी होता है, कटिंग मतलब सेक्शन काटना या कलम लगाना। इसको SWC कहते हैं। ये इस प्रकार के कलम में हरा भाग होता है और उसी वर्ष की शाखा से तैयार किया जाता है। और दूसरा है हार्ड वुड कटिंग। इसको HWC कहते हैं। इसमें पुरानी शाखा होती है और उससे नए कलम को तैयार किए जाते हैं। तो इसमें विशेषता ये होती है कि जो हार्ड वुड होता है उसमें जड़ें काफी समय बाद निकलती हैं और जो सॉफ्ट वुड होता है उसमें जड़ें शीघ्रता से निकल जाती हैं। ठीक, इसके बाद देखिए इस कलम की खास बात ये होती है कि इसमें हम लोग कभी कभी ऑक्सीजन से उपचारित करते हैं और इस कलम को हम लोग रोगाणु रहित करने के लिए घोल में रखते हैं। और सबसे बढ़िया हम लोग गन्ना में देखे होंगे कि इसमें गन्ना में भी बांस की तरह पर्व और परसंधियां होती हैं। इस पर्व तथा परसंधियों में जहां जहां अपस्थानिक कलिकाएं, जहां परसंधि होती है, नोड होता है, उसके पास से देखिए आंखें निकली होती है, आई होती है। उसी आंख को हम कहते हैं अपस्थानिक कलिका।
ये अपस्थानिक कलिका अनुकूल वातावरण जब मिल जाता है तो वहाँ से अनुकूल वातावरण आने पर उनको मिट्टी में पोषण मिलता है और ऑक्सीजन मिलते हैं, नमी मिलती है, तो वहाँ से अंकुरण होता है। और उसी कलिका के निचले भाग से, जिसे दो भाग में बताया गया था, निचले भाग में अपस्थायी जड़ निकल आती हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। और फिर उस पौधे में वृद्धि विकास होता है, फिर वहाँ से परत तथा प्रसंधियाँ बनती हैं, विकसित होता है, फिर उसे काट करके हम फिर लगा सकते हैं। गुलाब को इसी विधि से लगाया जाता है, इस पर गुड़हल ऐसे लगाया जाता है, अंगूर को भी ऐसे लगाया जाता है। और इसमें जितने भी टुकड़े होते हैं, ध्यान देने की सिर्फ यही बात होती है कि उसमें कक्षस्थ कलिकाएँ होनी चाहिए। अगर कक्षस्थ कलिकाएँ नहीं हैं तो उसे हम कलम नहीं लगा सकते। और हार्ट और सॉफ्टवुड ये दोनों एडिशनल चीज़ हैं। इसको सिर्फ जानना है कि सॉफ्ट मतलब कि शाखा हरी हो और उसी वर्ष की हो, और जो हार्ड है वो पुरानी शाखा होनी चाहिए। और दोनों की विशेषता ये है, सॉफ्ट वुड में जड़ें शीघ्र निकल जाती हैं और हार्ड वुड में जड़ें कुछ समय बाद निकलती हैं। आगे हम लोग देखते हैं दाब लगाना। दाब लगाना हम अभी बता रहे हैं आपको। इसमें शाखा को काटा नहीं जाता है, इसमें पौधे के समीप उस शाखा का चयन करते हैं जो जमीन की सतह के पास होता है। उसी सतह से वाले पास को मिट्टी में दबाया जाता है। उस दबाने वाले भाग में से कुछ समय बाद वहां से अपस्थानिक जड़ निकलती हैं और उससे नया पौधा बनने से दाब। यह फिगर ब्रायोफिल्म की पत्ती है। इसमें किनारे पर अनप्रस्थ कलिकाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। ये कलिकाएं मात्र पत्तियों से अलग होकर के नए पौधे बना लेते हैं। आज हम लोग पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन लेसन सेकंड का शुरू करेंगे। और हमने कहा था आपको कि पहले पार्ट में कि अगर पौधों में लैंगिक जनन जब होना होता है या लैंगिक जनन की प्रावस्था जब प्रारंभ होती है तो उसमें पुष्प और फल का निर्माण होता है। तो ये पार्ट का नाम ही पुष्पी पौधा है, जहाँ इस पौधे में पुष्प जरूर होता है। और पुष्प पौधे में जो उत्पन्न होता है वो पौधे की प्रावस्था पर निर्भर करता है। तो पौधे में सबसे विकसित प्रावस्था स्पोरोफाइट होती है, बीजाणु उद्भूत कहते हैं, जो द्वितीयक होती है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। और इसमें हिप्लॉयड प्रावस्था सबसे कम होती है, जिसको गैमेटोफाइट कहते हैं, अगुणित होती है। और यह पुष्प पौधे का विशिष्ट लक्षण है कि दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। इन दोनों का अल्टरनेट आना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है, पीढ़ी एकांतरण। ये शब्द इम्पॉर्टेंट है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसे कहते हैं। अगर पौधे के जीवन चक्र में हिप्लॉयड और डिप्लॉयड अवस्था परस्पर रिपीट करती है, अल्टरनेट आती रहती है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें पुष्प होते हैं। अब पुष्प जो है तना का रूपांतरित भाग होता है और इस पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। और स्पोरोफाइट अवस्था में जड़, तना, पत्ती और प्रजनन अंग पुष्प के रूप में होते हैं। अब पुष्प को हम आप फिगर से देखकर समझ सकते हैं कि पुष्प कैसे हो। चलिए हम लोग पुष्प देखते हैं और आपको स्क्रीन पर फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो पुष्प हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो पुष्प की परिभाषा होती है कि यह अत्यंत संघनित रूपांतरित तना होता है, हाईली कंडेंस्ड मॉडिफाइड स्टेम या शूट कहते हैं। अगर तने की बात करें तो तना में होता क्या है, पत्ती होती है, शाखा होती है। तो पुष्प को भी देखें, पुष्प में एक छोटा सा तना होता है, छोटी छोटी परसंधियां होती है, परस्पर सटी हुई पत्ती होती है और पत्ती का रूपांतरित भाग ही पुष्प के भाग बन जाते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा जानते रहना है कि पुष्प के जितने भी भाग होते हैं सब पत्ती के बने होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग जो होते हैं, इसमें से हमने आपको 11 में पढ़ाया गया है, तो आप उसको जानते हैं। तो इसके बाह्य संरचना क्या होती है, इनका संलग्न कैसे होता है, कैसे किस किस आकार के उनका मॉडिफिकेशन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है। तो इसमें से बाह्य दल जो होता है उसका सबसे बाहरी चक्र होता है, दल जो है उसके बीच का चक्र होता है, पुमंग उसका नर भाग होता है, जायांग मादा भाग होते हैं। इस बात को हमको जानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको स्क्रीन पर पुष्प दिखाई दे रहा था, आप देख कर जान जाएंगे कि हरा वाला भाग सबसे बाहर प्रोटेक्शन के लिए, लाल वाला भाग परागण के लिए दलपुंज कहलाता है। उसमें से लंबी लंबी जो पूतंत्र के साथ जुड़ी होती पुमंग होते हैं, सबसे मध्य में जायांग होते, जहाँ से बीज और फल बन जाते हैं। तो हम लोग इसमें से 2 जो इसके चक्र होते हैं, बाह्य दल और दल, इसको सहायक चक्र कहते हैं।
और पुमंग और जायांग को हम आवश्यक चक्र कहते हैं। आवश्यक चक्र इसलिए कहते हैं कि ये सीधे जनन में भाग लेता है, और सहायक इसलिए कहते हैं यह जनन में सहायता करता है, जनन में भाग नहीं लेता है। तो हमको सिर्फ इसके लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं पुष्पों में, तो इसको केवल हमको पुमंग और जायांग पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग को अंग्रेजी में एंड्रोसियम कहते हैं। यह एक अथवा एक से अधिक पुंकेसर से मिलकर के बना होता है, अर्थात पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। यह पुष्प का नर भाग होता है। इसे लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। छोटे पौधों में जो कम विकसित पौधे होते हैं, एल्गी होता है, ब्रायोफाइट होता है, टेडोफाइट होता है, जहाँ पुष्प नहीं बनते हैं वहाँ पत्ती के किनारे पर बीजाणु बनता है, उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। वही बीजाणुपर्ण विकसित होकर के पुंकेसर बन जाते हैं। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला है परागकोश या परागधानी, दूसरा है संयोजी, तीसरा है पुतंतु। परागकोश द्विकोषी होता है, जिसमें इसका अनुप्रस्थ काटेंगे 2 कोष दिखाई देगा, और एक अपवाद है मालवेसी में केवल 1 कोष्ठक होता है। और परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। बीजाणुधानी क्या होती है? जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है। ये अगुणित होती हैं, इससे जिसके अंदर अगुणित परागकण बनता है। और आपको दिखाया गया है कि सूक्ष्म बीजाणुपर्ण, परागधानी, माइक्रो। तीसरी विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की है रोपण। रोपण इम्पॉर्टेंट भी है, और रोपण आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसमें 2 अलग अलग किस्मों को जोड़कर नई किस्म तैयार की जाती है। तो रोपण की परिभाषा भी यही है कि 2 अलग अलग किस्म। अक्सर आप देखते होंगे कि पौधे जो होते हैं कुछ अच्छे फल देते हैं, उनकी अच्छी गुणवत्ता होती है, उसमें अधिक पोषकता होती है। कुछ ऐसे फल होते हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है, और दोनों एक ही जात के होते हैं। तो एक ही जात के 2 पौधों को, उसमें जो खराब घटिया किस्म के पौधे होते हैं उसमें अच्छे पुष्प, अच्छे फल के उत्पादन के लिए अच्छे किस्म वाले पौधे को जोड़ा जाता है, और यही जोड़ने की विधि रोपण कहलाती है। अब इसमें 2 स्पेशल टर्म होते हैं, एक स्टाक होता है, एक सयान होता है। स्टाक और सयान पौधे का ही भाग होते हैं, तने का भाग होता है। तने में जो भाग जड़ की तरफ होता है, तना का जो भाग जड़ की तरफ होता है वो स्टाक कहलाता है, और जो भाग ऊपर वायवी भाग में होता है, ऊपर की तरफ होता है, अपर साइड में होता है, उसको सयान कहते हैं। अब स्टाक जो होता है, स्टाक पर सयान को जोड़ा जाता है। सयान अच्छा होना चाहिए, रोग फ्री होना चाहिए, और अच्छी किस्म का होना चाहिए। स्टाक में केवल ये होना चाहिए कि वह स्वस्थ हो, और अच्छा जल और खनिज का अवशोषक होना चाहिए। ये दोनों आपकी विशेषताएं रहे। स्टाक और सयान हमेशा आपको याद रहना है। स्टाक ठीक जड़ की तरफ वाला तना होता है, और सयान ऊपर वाला भाग होता है। इसके बाद इसमें इसकी एक विधि है टंग रोपण या तिरछी कलम। अब रोपण आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी विधि जान लेते हैं। पहला है व्हिप या टंग रोपण, इसको तिरछी कलम काट कहते हैं। जैसे हम लोग कलम को तिरछा काटते हैं, तो स्टाक को तिरछा काटेंगे और सयान को भी तिरछा काट, दोनों जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसको रस्सी से बांध देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि काटते वक्त 5 से 8 सेंटीमीटर तिरछी काट होनी चाहिए। छोटी काट होने पर पौधे जुड़ नहीं पाएंगे और गिर जाएंगे। फिर उस पर मोम या दूसरे जुड़ने वाले पदार्थ लगा करके रस्सी से बांध दिया जाता है, और फिर बाद में उससे नए पौधे उससे ऊपर वाले भाग में वृद्धि विकास होने लगती है। और दूसरा है क्राउन रोपण। क्राउन को मुकुट कहते हैं। जैसे मुकुट में कई तिरछी कांटे होती हैं, तो वैसे स्टाक में कई खांच बनाते हैं, और प्रत्येक खांच में जितने खांच होते हैं उसी के शेप के सयान में भी खांच बना करके अलग अलग पौधे को रोप देते हैं। तो एक से अधिक सयान को एक स्टाक में जोड़ने को क्राउन रोपण कहते हैं। और तीसरा है बेज रोपण। बेज रोपण क्या होता है कि इसमें स्टाक मजबूत होना चाहिए, और उसमें स्टाक में भी आकार के, सीधा भी आकार का एक खांच बनाइए, और सयान को उसी आकार में, भी आकार में ही पेंसिल की तरह नुकीला बना करके उसी में सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद मोम या जुड़ने वाले पदार्थ से जोड़कर रस्सी से बांध करके उसको जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं भेज रोपण। और एक और प्रकार है कलिका रोपण। कलिका रोपण में जहां से परसंधि होती है
वहाँ से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। उस वाले भाग को हम घटिया किस्म वाले भाग को निकाल लेते हैं और अच्छे किस्म वाले कलिका को ले आकर के सावधानी पूर्वक उसमें खांचनुमा तिरछा खांच बनाते हैं, उसमें डाल करके बांध देते हैं। ये थोड़ी सावधानी वाली विधि है, इसको वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसमें ध्यान रहे, विशेषता आपको पहले बताई गई है कि स्टॉक हमेशा अच्छा खनिज और जल का अवशोषक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और उसका साइज बड़ी होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। और सयान उससे थोड़ा पतला होना चाहिए और अच्छी किस्म का होना चाहिए, क्योंकि इसमें रोपड़ में 2 अलग अलग किस्मों को जोड़ा जाता है, जात एक होती है, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कृत्रिम कायिक जनन का अच्छे पौधे का निर्माण करना, जिससे हमें अधिक फल और गुणवत्तायुक्त भोजन प्राप्त हो सके। सूक्ष्म प्रवर्धन या क्राइक प्रवर्धन की सबसे उत्तम और आधुनिक विधि है। माइक्रो प्रवर्धन सबसे उत्तम और आधुनिक विधि। इस विधि में सबसे कम समय और स्थान में छोटी से छोटी कोशिका हम हजारों संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जो ऊतक संवर्धन में सूक्ष्म प्रवर्धन है, इसमें बहुत ही छोटी से छोटी कोशिका से हजारों पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। पौधों की छोटी छोटी कोशिका या भाग ऊतकों को प्रयोगशाला या नियंत्रण वातावरण में उचित पोषण के द्वारा वृद्धि विभाजन करा जाता है, जिससे कोशिका पदार्थों का अवशोषण करके कोशिकाओं को गुच्छा बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। इसे आवश्यकता अनुसार कैलस से टुकड़े पृथक करके दूसरे माध्यम में रखकर हार्मोनल उपचार द्वारा नए पौधों का निर्माण किया जाता है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कायिक प्रवर्धन सबसे उत्तम और आधुनिक विधि है। इस विधि में कम स्थान में छोटी छोटी कोशिकाओं को हजारों संख्या में पौधे बनाए जाते हैं, जिसे छोटी छोटी कोशिकाएं भाग ऊतक में प्रयोगशाला के नियंत्रित वातावरण में रखकर उचित पोषण के द्वारा वृद्धि और विभाजन कराया जाता है। कोशिका पोषक पदार्थों को अवशोषित करके कोशिकाओं को गुच्छा बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को आवश्यकता अनुसार टुकड़े करके दूसरे माध्यम में रखकर हार्मोनल उपचार द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ देखिए। कायिक प्रवर्धन जो होता है बहुत ही सस्ती और आसान विधि है। इस विधि से प्राप्त पौधे तीव्रता से वृद्धि करते हैं, वर्ष भर फल देते हैं। इससे उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। इससे उत्पन्न पौधे में वांछित गुणों से लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। कायिक प्रवर्धन उन पौधों के लिए कारगर होते हैं जिनसे आसानी से फल व बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे केला, अनानास, अंगूर। केला में बीज आसानी से प्राप्त नहीं होते, अंगूर में बीज नहीं प्राप्त होते हैं। दूसरा देखिए, लैंगिक जनन। यह जनन की सबसे आदर्श विधि है। इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, तब उन्हें परस्पर संलग्न होता है। लैंगिक जनन जो है जनन की सबसे आदर्श विधि है, जिसमें जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट वृद्धि करके विभाजन करते हैं, नया जीव बनाता है। इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जीव होते हैं, जीव में 2 प्रवास्थाएँ पाई जाती हैं, एक वृद्धि प्रवास्था होती है, एक जनन प्रवास्था होती है। कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आपका अलैंगिक जनन समाप्त हो गया, पौधों में भी जंतुओं में भी। और इसके बाद दूसरा आता है लैंगिक जनन, जो जनन की आदर्श विधि कही, जिसको जनन से परिभाषित करते हैं। यह लैंगिक जनन ही होता है। यह मूल रूप से जैसे अलैंगिक जनन पौधों में होता है, वैसे मूल रूप से जंतुओं में होता है। जो छोटे जंतु को छोड़कर जितने भी विकसित जंतु होते हैं, सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और उस युग्मक का संलयन होता है। संलयन के पश्चात नए जीव का निर्माण होता है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। यह जनन की आदर्श प्रक्रिया कही जाती है। और इसमें जो युग्मक बनते हैं वो नर और मादा युग्मक कहलाते हैं। उनका संलयन निषेचन कहलाता है। और यदि नर और मादा युग्मक का निर्माण एक ही जीव में हो तो उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। और यदि नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीर में बनते हैं तो उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य एकलिंगी जीव होता है, पौधे मोस्टली द्विलिंगी होते, सरसों द्विलिंगी होता है। तो अगर जीव के शरीर में दोनों युग्मक एक ही बनते हैं, नर मादा एक ही शरीर में बनते हैं द्विलिंगी, और अलग शरीर में बनते एकलिंगी, और उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर नर और मादा को विभेद कर लिया जाए, उसे कहते हैं लैंगिक विभेद। ये लैंगिक विभेद सबको ध्यान से आप जानना, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे बाह्य लक्षणों के आधार पर, अब आप बर्ड देखिए, पक्षियों में
कुछ पक्षियों को छोड़ दीजिए तो आप नर और मादा पहचान नहीं सकते, लेकिन मनुष्य को आप आसानी से पहचान लेते हैं। अगर किसी भी जीव को बाह्य लक्षणों के आधार पर लैंगिक लक्षण को न देखा जाए, केवल बाह्य शरीर को देखा जाए, अगर उनको पहचान लिया नर है कि मादा है, तो इसे कहते हैं लैंगिक विभेद। तो मनुष्य में लैंगिक विभेद पाया जाता है। अब जीव की दो प्रावस्था होती है, एक वृद्धि। संक्षेप में हम कह सकते हैं लैंगिक जनन, युग्मक के संलयन को ही लैंगिक जनन कहते हैं। अब युग्मक जो बनते हैं वो जीव के शरीर में बनते हैं। आपको बताया गया एक लिंगी जीव होते हैं और द्विलिंगी जीव होते हैं। चाहे एक लिंगी हो चाहे द्विलिंगी हो, प्रत्येक जीव की दो प्रावस्था होती है, एक वृद्धि प्रावस्था होती है, एक जनन प्रावस्था होती है, जिसे कहते हैं हम जीवन चक्र। दोनों प्रावस्थाएं जीव के शरीर में संपन्न होने के पश्चात जीव की मृत्यु, मतलब जन्म से लेकर के जीव की मृत्यु तक को हम जीवन चक्र कहते हैं। अब वृद्धि प्रावस्था में होता क्या है? वृद्धि प्रावस्था में जीव वृद्धि करता है, विकास करता है, जन्म लेता है और वयस्क होता है, वो वृद्धि प्रावस्था। अब वयस्क होने के बाद निश्चित समय बाद अगर पौधे हैं तो उसमें पुष्प और फल आते हैं, और जंतु हैं तो फिर उसमें जनन क्रिया होती है। ठीक, अब जंतु हैं तो उसमें युग्मक बनते हैं। अब जनन प्रावस्था में युग्मक बनते हैं। युग्मक में नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक बनता है। जो नर युग्मक होता है उसे हम मनुष्य से अगर मनुष्य की बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु कहा जाता है, मादा युग्मक अंडाणु कहता है। आगे आपको पढ़ाया गया है कि दोनों संलयन होते हैं, तो इसी को कहते हैं निषेचन। संलयन के बाद फिर जाइगोट बनता है, फिर नया जीव बन जाता है। अब पौधों में जनन की बात करें, हम लोग पौधों में लैंगिक जनन की बात करें तो पौधों में जनन के समय पुष्प और फल बनता है। वृद्धि भी पौधों में बीज का अंकुरण होता है, पौधा वृद्धि विकास करता है, और जब जनन करना होता है तो पुष्प और फल बन जाते हैं। तो पुष्पन के आधार पौधों को 3 श्रेणी में बांट दिया गया है, 1 वर्षीय पौधा, 2 वर्षीय पौधा, बहुवर्षीय पौधा, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल पौधे को संक्षेप में जान लें, अगर पौधा वृद्धि विकास करे, अंकुरण हो उसी वर्ष में पुष्प और फल दे देते, 1 वर्ष, जैसे धान और गेहूँ। और दूसरा होता है अगर पौधा 1 वर्ष में वृद्धि विकास करे, दूसरे वर्ष पुष्प और फल दे, उसे कहते हैं द्विवर्षीय, जैसे प्याज और मूली। और जो बहुवर्षीय होते हैं वो एक वर्ष में वृद्धि विकास के वृद्धि प्रावस्था के बाद जीवन में कई वर्षों तक पुष्प और फल दे, जैसे बहुवर्षीय का जैसे आम होता है, नीम होता है, कटहल होता है। इसमें एक स्पेशल बात है, आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जीवन में केवल 1 बार पुष्प देते हैं, उन्हें मोनोकार्पिक कहते हैं, और किंतु वे बहुवर्षीय होते हैं। अब इसमें जैसे आपको उदाहरण है, एक है बांस, याद करना, बांस 60 से 100 वर्ष में केवल 1 बार पुष्प देता है। जंतुओं में जनन प्रावस्था, जंतुओं में जो जनन प्रावस्था होती है, जो प्रारंभ होती है, उनके बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना में अनेक परिवर्तन। जंतुओं में, जीव जंतुओं में जो जनन प्रावस्था, कायिक प्रावस्था के बाद साथ जनन प्रावस्था प्रारंभ होती है, उनमें बाह्य और आंतरिक संरचना में बहुत सारे परिवर्तन हैं, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम अलग अलग उनमें घटते या बढ़ते। निषेचन पूर्व घटनाएं देख लीजिए। इसके अंतर्गत 2 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला होता है युग्मक का निर्माण, दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए नर युग्मक और दूसरा देखिए मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं बेटा? नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, जिसके शुक्राणु जनन का निर्माण होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। वह मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक से किसका निर्माण होता है? अंडाणु जनन का निर्माण होता है, इसे अंडाणु जनन कहते हैं। मादा युग्मक से अंडाणु और नर युग्मक से शुक्राणु का निर्माण होता है। निषेचन, निषेचन देखिए, आप युग्मों के संलयन को निषेचन कहते हैं। आप लोग पहले पढ़े थे, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? जाइगोट प्राप्त होता है। इसलिए निषेचन देखिए, युग्मकों के संलयन, युग्मक कौन कौन है? नर युग्मक और मादा युग्मक, इन दोनों का संलयन जो होता है उससे क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जब जाइगोट द्विगुणित होते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। जब निषेचन क्रिया जीव शरीर के भीतर हो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, तब जब निषेचन क्रिया जीव शरीर के बाहर हो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन बेटा इसमें होता है सरीसृप जंतुओं में होता है, पक्षियों में होता है, स्तनधारी में होता है, अधिकांश पादपों में होता है। और बाह्य निषेचन शैवाल, मछलियाँ और उभयचर जीव। तो निषेचन क्लियर है। निषेचन क्या होता है? युग्मों के संलयन के पश्चात युग्मों के जो संलयन होता है इससे जाइगोट का निर्माण होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन
और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होते हैं, जो जीव शरीर के भीतर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और बाह्य निषेचन क्या होता है, जीव शरीर के बाहर जो क्रिया होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनिषेचक जनन।